हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका फेवरेट करंट अफेयर, जहां पे मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आता हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। इसका मतलब पहले भी हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर किसी एस्पिरेंट ने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां जाके उनको देखें, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये, अगर ये आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है आपकी रेफरेंस के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी ये डॉक्यूमेंट मैं डाल दूंगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने 2022 के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अगर कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट अगर टेस्ट सीरीज करना चाहता है तो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट में भी एंड में आपको उसका लिंक नजर आ जाएगा। देखिए, ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, इसलिए जो नॉन सीरियस है वहां पे पैसा खर्चा मत करें, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, और हम यहाँ पे 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है हम लोगों ने, और एक 1-to-1 मेंटरिंग भी लॉन्च किया है। तो जिन बच्चों को गाइडेंस की प्रॉब्लम है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिन्होंने अपना कोचिंग नहीं करना होता है, सेल्फ स्टडी करनी होती है, उनको सिर्फ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 32 टेस्ट रखे हुए हैं। 32 टेस्ट में आप ये समझ लीजिए कि आपके पूरा सिलेबस 3 से 4 बार कवर हो जाएगा। इसमें पूरा करंट अफेयर भी पिछले 1.5 साल का हम लोग आपका कवर करेंगे। और ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो काफी सारे टेस्ट की डिस्कशन तो मैं ही लूंगा, और बाकी हमारे पास दूसरी फैकल्टी है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आईट्यूब क्लासेस ने प्रेप आईएएस के साथ मिलके ये कोलैबोरेशन किया है। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं वो जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगा। तो सभी हम लोग वहां पे मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। तो आज का जो टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक रहेगा वीडियो का, वो ये है एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। देखिए, ब्रह्मोस ना हमारी कंट्री का प्राइड है। ब्रह्मोस दोस्तों इस दुनिया की, समझ लो पूरी दुनिया की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। एक एक वर्ड पे फोकस करना है, फास्टेस्ट एंटी शिप और क्रूज मिसाइल। भैया ऐसा कोई शिप बना ही नहीं है जो कि ब्रह्मोस का तोड़ निकाल सके। मतलब एक बड़ा ब्रह्मोस उस पर गिर गया ना, तो समझ लो फिर तो उसका राम नाम सत्य होने ही वाला है। एक वर्ड पे आपने ध्यान देना है, क्रूज पे। देखिए, हमारे पास 2 तरह की मिसाइल होती हैं। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में क्या फर्क होता है शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, मैं बता देता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है यहां ग्राउंड से शुरू करती है, वो पहले ऐसे एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है और उसके बाद ऐसे नीचे गिरती है, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना बेसिकली। तो ये वाला रूट होता है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल का। तो एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल को सिर्फ यहां तक जाना होता है, टॉप तक जाना होता है। उसके नीचे तो वो ग्रेविटी से खुद ही आ जाता है, उसके लिए तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं, वो ग्रेविटी खुद प्रोवाइड करवा देती है। ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल का फंक्शन। दूसरी होती है हमारी क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक्चुअली जो है वो सिर्फ ग्राउंड के, जैसे वो यहां से हमने लॉन्च किया और वो ग्राउंड के काफी क्लोज में इस तरह से ट्रेवल करती हैं और फिर जाके अपने टारगेट को यहां पे हिट करती है, यहां पे। तो क्योंकि यहां पे ग्रेविटी का रोल होता नहीं है, इसलिए इनको पूरे यहां से लेके यहां तक एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है पूरे रास्ते में। और इनकी हम लोग हाइट इतना कम क्यों रखते हैं? क्योंकि ये रडार के पकड़ में ना आए, इसीलिए जो है ये काफी कम ऊंचाई पे चलती हैं। अब इसमें क्या फर्क होता है? बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होती है। एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं भैया, जो रशिया से अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यह फर्क होता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? और ये क्योंकि बहुत नीचे से ट्रैवल करती हैं इसलिए ज्यादा डिस्टेंस तक जा नहीं पाती। एक तो इनके अंदर इतनी एनर्जी होती नहीं कि भैया ये मतलब जो है 5,000 किलोमीटर तक जा सके। और दूसरी बात, ये सरफेस के क्योंकि काफी क्लोज चलती हैं, तो वहां पे माउंटेन्स भी हो सकती हैं, बिल्डिंग भी हो सकती है, वहां पे टकरा गई तो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो ये थोड़ा आपने फर्क यहां पे देखना है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है, और सॉरी, और एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन क्रूज मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है। और इस तरह की हमारे पास क्रूज मिसाइल है, उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। ठीक है,
ये दो रिवर्स के मिलने से बना है। इंडिया में जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा वो, और रशिया की एक रिवर है जिसका नाम है मोस्कवा, वो दोनों के मिलने से बनी है। अब ये तो चीज आपको पहले से पता ही होगा। यहां पे नया क्यों है, ये न्यूज में क्यों है, एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि अभी तक जो ब्रह्मोस का वर्जन हमारे पास था उसकी रेंज थी सिर्फ 700 से लेके 800 किलोमीटर। लेकिन अभी जो हम लोग नया एडवांस वर्जन इसका लॉन्च करने वाले हैं ना, मतलब इसको डेवलप करने वाले हैं, उसकी रेंज आपकी 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा जाने वाली है। इसीलिए ये न्यूज में है। एक्चुअली हम इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारे पास और भी ज्यादा एडवांस वर्जन आने वाला है। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। और क्या कहता है देखिए, कहता है कि ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब समझते हो? सुपरसोनिक दोस्तों वो मिसाइल होती हैं जो साउंड की स्पीड से कम 3 गुना ज्यादा ट्रेवल करती है, 3 times मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, सुपरसोनिक कहते हैं। और ऐसी मिसाइल जो साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा, 5 times मोर स्पीड देन द स्पीड ऑफ द साउंड, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको यहां पे पता होना चाहिए। ये चीज एक्स्ट्रा एक दो चीज आपको मैं बता देता हूं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है ना, ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इसका मतलब आपने एक बार इसको लॉन्च कर दिया तो इसके पूरे रास्ते में आपको इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर प्रोग्राम फिट होता है, जीपीएस फिट होता है। ये खुद ही अपने टारगेट को एक बार लॉक कर दिया ना, तो ये समझ लो वहां पे जाके गिरेगा ही, उससे पहले ये मानने वाला नहीं है। एज लॉन्ग एज दुश्मन की मिसाइल ने इसको मतलब कैंसिल नहीं कर दिया तो। लेकिन अगर ये गया तो टारगेट को हिट करना ही करने वाला है। ये थोड़ा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। और इसके अंदर जो इंजन होता है ना, वो कौन सा होता है? रैमजेट इंजन होता है। बहुत जबरदस्त इंजन होता है, क्योंकि ये हमारी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको ही यूज करता है ऑक्सीडेशन के लिए। रैमजेट इंजन से एक और एडवांस इंजन होता है जिसे कहते हैं स्क्रैमजेट। देखिए रैमजेट इंजन की ये कमी होती है कि रैमजेट इंजन जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड से नहीं दौड़ सकता, ये खराब हो जाता है बेचारा। तो उसके लिए हमारे पास स्क्रैमजेट इंजन होता है जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा ट्रेवल कर सकता है। तो ये सजेशन मैं आपको ये दे सकता हूं, यहां पे थोड़ा सा आप रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में जाके थोड़ा सा गूगल जरूर करें। एग्जाम में वो जरूर पूछता है और अपने नोट्स के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो। ये कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बताना चाहता था। और जिस शिप से ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया है टेस्टिंग के लिए, उसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। बस इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज आती है हमारे पासपोर्ट से रिलेटेड है। हर साल हेनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करती है। इस बार इसने 2022 में जो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 83rd। ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि अभी आपको मैं बता दूं, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 60 कंट्री ऐसी हैं या डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहां पे आप लोग, मतलब हम इंडियन लोग, बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। वीजा फ्री एक्सेस ऐसा भी आप कह सकते हो कि आप डायरेक्ट वहां की टिकट बुक कराइए। टिकट बुक करा के जैसे ही आप उस कंट्री के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, वहां जाके आपको वीजा दे दिया जाएगा। या फिर आप बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सकते हो, टिकट पे ट्रैवल कर सकते हो। 60 ऐसे डेस्टिनेशन है, छोटी छोटी डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ी तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, जापान चले जाओ, वो तो एक्सेस नहीं देंगे। लेकिन काफी सारी कंट्री हैं, जिसमें ओमान को जो है रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया है, अर्मेनिया को भी ऐड किया है। तो ये थोड़ी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है जी। चलिए ये जो इंडेक्स है कब लॉन्च किया गया था? इसको सबसे पहले 2006 में लॉन्च किया गया था। और ये 199 पासपोर्ट्स को चेक करता है, मतलब 199 कंट्रीज को, या दो टेरिटरीज होती हैं। जैसे ताइवान की बात करो, ताइवान एज ए कंट्री तो नहीं है यूएन के द्वारा, लेकिन ये ताइवान के पासपोर्ट को भी चेक करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे टॉप 4 कंट्री पूछ सकता है और बॉटम 4 कंट्री भी पूछ सकता है, या फिर इंडिया का रैंक भी पूछ सकता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। तो अगर हम लोग टॉप कंट्रीज की बात करें तो खैर 3-4 ही याद करने की जरूरत होती है, 10 तो आपको याद नहीं करना है। तो पहले नंबर पे आता है जापान और सिंगापुर, इन दोनों को कंबाइन करके दे दिया है। फिर आता है जर्मनी और साउथ कोरिया, मतलब इनके लोग जो है भैया 190 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं वीजा फ्री। कितनी जबरदस्त बात है। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन 189, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, नेदरलैंड, ये भी बहुत सारे 188 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपका जाता है आयरलैंड और पोर्तुगल। तो ये जो है आप टॉप 5 कंट्री यहाँ याद कर सकते हो। बॉटम में कौन कौन सी कंट्री आती है? सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान, जो सिर्फ और सिर्फ 26 कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे आता है पाकिस्तान, जो सिर्फ और सिर्फ 31 कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। मुझे तो ये सोच के हैरानी है कि वो कौन सी ऐसी
31 कंट्री हैं जिनकी किस्मत फूटी है, जो पाकिस्तान वालों को वीज़ा देती है। खैर बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्री हो सकती हैं जिनको वीज़ा दे रही हैं। नॉर्थ कोरिया भी देख लिए, देखिए नॉर्थ कोरिया की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान से अच्छी है। ये थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हंसी का एक टॉपिक है। खैर आगे बात करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, ये रिलीज हुई है। देखिए प्रीलिम्स में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो इस रिपोर्ट की कुछ खास जो डेटा इसने फाइंड आउट किया है वो आपसे पूछ सकता है। फिर हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, इसके बारे में तो ऑलरेडी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, रेगुलरली क्वेश्चन पूछता है, तो इसको तो आप जरूर करें। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में भी आपसे कई सारी चीजें पूछ सकता है। इस रिपोर्ट के का क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इसके अंदर नया एडिशन हुआ है, ठीक है, वो कुछ चीजें आप कर सकते हो। और क्या चैलेंजेस क्या है फॉरेस्ट को लेके हमारी कंट्री में, कौन कौन से सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, मेंस में कोई कहीं ना कहीं से वो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, देखिए इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है, इसे इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सबसे पहला फॉरेस्ट सर्वे इंडिया में किया गया था वो 1987 में उसको रिलीज किया गया था। और यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी को काउंट करते हैं। पहली कैटेगरी होती है वेरी डेंस, मतलब जो बहुत घने जंगल होते हैं। घने जंगल उनको कहा जाता है जिनकी कैनोपी 70% या उससे ज्यादा होती है। कैनोपी का मतलब आप समझ जाइए कि एक पेड़ कितना एरिया कवर करता है। मान लो ये कोई एक छोटा सा पेड़ बना देता हूं, जैसे मान लो कोई जो ये पेड़ है और जो है ये इसकी ब्रांचेस हैं और ये पूरा एरिया इस तरह से कवर करता है, तो ऊपर से जब इसको देखते हो ना तो कितना एरिया ये कवर करता है उसे कहा जाता है उसकी कैनोपी। कैनोपी का मतलब बेसिकली उसकी टोपी आप कह सकते हो। तो जिसको 70% से ज्यादा एरिया कवर करता है दैट इज वेरी डेंस, जो कि 40 to 70% करता है दैट इज मॉडरेटली डेंस, और जो 10 to 40 करता है इट इज ओपन फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी को यहां पे किया जाता है। हालांकि स्क्रब को भी किया जाता है, लेकिन स्क्रब को हम लोग ऑफिशियली सर्वे में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, जिनकी कैनोपी 10% से कम होती है। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन इस सर्वे में सबसे खास बात क्या है जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट सर्वे के अंदर हम लोगों ने टाइगर रिजर्व्स को स्पेसिफिकली वहां का फॉरेस्ट एरिया काउंट किया है। जो टाइगर रिजर्व हैं, जो हमारे टाइगर कॉरिडोर्स हैं, जैसे मतलब सबका किया है, लेकिन हम यहाँ पे बता दूं वहां का जो बक्सा है टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, और इंद्रावती रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। यहां पे जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है अमंगस्ट ऑल टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कहता है, ये कवर करता है फॉरेस्ट एरिया जो कि लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस देखिए, एक हमारे पास फॉरेस्ट कवर होता है, एक हमारे पास ट्री कवर होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेरे खेत में पेड़ लगे हुए हैं, तो वो तो हो गया ट्री कवर, अब वो फॉरेस्ट थोड़ी है। लेकिन जो सरकार के द्वारा लीगल तौर पे फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है वो फॉरेस्ट कवर होता है। अब इस रिपोर्ट में जो है जो जो चीजें कवर की जाती हैं जो को थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, वो बता क्या है, जैसे कहीं पे सेब के बाग लगे हुए हैं, एप्पल ऑर्चिड्स होते हैं, उसको भी इंक्लूड कर दिया। जो कॉफी प्लांटेशन होती है भैया उसको भी इंक्लूड कर दिया। अब ये सोच के देखिए, क्या कॉफी प्लांटेशन को आप फॉरेस्ट में कवर करोगे? नहीं करोगे ना, लेकिन इस सर्वे में कर दिया गया, और शायद इसी वजह से फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाया गया है। सर्वे में दिखाया गया है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है 720 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसने कॉफी वाले को भी जोड़ दिया, एप्पल वाले को भी जोड़ दिया, और भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो है आपका तेलंगाना जिसमें 3% इंक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश 2.22 और ओडिशा 1.04। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनका एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया इनका कम हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है पिछले कुछ समय से। एरिया वाइज अगर बात करो तो मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, ओडिशा और महाराष्ट्र। ये एरिया वाइज है, परसेंटेज वाइज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज वाइज कौन कौन से स्टेट टॉप में आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर में थोड़ा सा हिंट आपको ये दिया था। मैंग्रोव एरिया भी इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव कौन सा होता है? जो कोस्टल एरिया में पेड़ पौधे होते हैं उनको बेसिकली हम लोग मैंग्रोव कहते हैं। और जो टोटल कार्बन स्टॉक है इंडिया का वो कितना है इस समय? 7204 मिलियन टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बस ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक आता है, वैसे तो थोड़ी एक सैड न्यूज है। जो बिरजू महाराज जी थे, कथक के बहुत ही फेमस डांसर थे, और पंडित मुन्ना शुक्ला, दोनों की जो है
मतलब स्वर्ग सिधार गए, आप यही कह सकते हो। तो ये तो हमारे पंडित शुक्ला जी हैं और ये हमारे बिरजू महाराज जी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, टीवी पे आपने बहुत बार इनको देखा होगा, इनकी परफॉर्मेंस भी देखी होगी। अब बहुत बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो इनकी जब डेथ हो गई तो पर्सनैलिटी इन न्यूज में वो आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, ये कौन से डांस से बिलोंग करते थे, उस डांस के बारे में भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, तो कथक के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। कथक, कथक का मतलब देखिए, हिंदी में कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी, मतलब कहानी। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें हम लोग कहानी कहते हैं, डांस के थ्रू कहानी कहते हैं। ज्यादातर जो शुरुआत जब इसकी हुई थी ना, तो हम बेसिकली रिलीजियस कहानियां कहा करते थे, खासकर कृष्णा और राधा, या फिर कृष्णा से रिलेटेड जो बहुत सारी कहानियां होती है ना, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत एक्चुअली 4th सेंचुरी बीसी में हुई थी इसकी शुरुआत। लेकिन जब बाद में मुगल्स इंडिया में आए तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा, मुगल दरबार में इसको एक्सेप्ट किया गया और इसके अंदर काफी चेंजेस भी हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, हमेशा ऐसा ही होता है ना, हमारा खाना पीना, पहनना, बोलना चालना, हमारी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो वो तो चीज यहाँ पे हो गई। अब ये जो कथक होती है ना, मोस्टली एक सोलो परफॉर्मेंस होती है, सोलो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और इसमें फुटवर्क का बहुत ज्यादा काम होता है। देखिए फुटवर्क में क्या है, यहाँ पे क्या पहनते हैं, ये देखिए, ये घुंघरू पहन रखे हैं भारी भरकम, तो फुटवर्क होगा भैया तभी तो घुंघरू बजेंगे, घुंघरू बजेंगे तभी आवाज आएगी और तभी डांस का मजा भी आएगा, है ना। ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कहता है द तत्कार इज द फंडामेंटल फुटवर्क इन द कथक। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तत्कार। जो फुट मूवमेंट होती है इसे तत्कार कहा जाता है। और ये कथक एकमात्र इंडिया का एकमात्र नॉर्थ इंडियन जो है म्यूजिक पे जो बजाया जाता है वो क्लासिकल डांस है। बाकी जितने इंडिया में और क्लासिकल डांस है वो सब जो है वो सदर्न या फिर द्रविडियन म्यूजिक पे बजाए जाते हैं, ठीक है, पता है ना वो कोई। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट ये बता दो कि इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बता दो कि जो बिहू है, क्या ये क्लासिकल डांस है कि नहीं है, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले कमेंट करो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और लाइक तो जरूर करना ही है वीडियो को, इतना एफर्ट आपके लिए लेते हैं तो लाइक तो हम लोग एक्सपेक्ट आपसे कर ही सकते हैं। अगर आपका मन करे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और फ्यूचर में अगर आपको अपडेट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि आप हमें अप्रिशिएट करोगे तो हम आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो देखिए, वैसे तो क्लासिकल डांस के बारे में आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी थी, बट थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाना चाहो तो आप इसमें जो है मुगल इन्फ्लुएंस भी पढ़ सकते हो। मुझे इसकी पिक्चर देख ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपिका पादुकोण है, आपको क्या लग रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे तो दीपिका पादुकोण जैसी लग रही है। खैर, ये चीज हो गई। तो मुगल दरबार का जो है इसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा। देखिए, पर्शियन, खासकर पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो ये सर के ऊपर ओढ़नी, इसको कहा जाता है ओढ़नी। एक्चुअली पहले जो है ये नहीं ओढ़ा जाता था, लेकिन मुगल्स के आने के बाद ये पर्शियन डांसेस में एक्चुअली ओढ़नी को ओढ़ा जाता है। तो इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया आफ्टर द मुगल्स। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जी ये ड्रेस है, ये देख रहे हैं ना, ये घाघरा घाघरा सा जो देख रहे हो, ये इसे फ्लोइंग ड्रेस बोलते हैं। ये भी मुगल्स के आने के बाद ही ये इंट्रोड्यूस की गई। बेसिकली जो सूफी संत होते हैं वो इस तरह की कुछ कुछ ड्रेस को पहनते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि देखिए, जब डांसर मूवमेंट करती है ना, वो घूमती हैं, गोल गोल चक्कर काटती हैं, तो ये ऐसे उड़ता है, जिससे इनकी मूवमेंट को जो है अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो और पूरे डांस परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हो। इसलिए कुछ कुछ चीजों को वहां पे चेंज किया गया था। और वैसे ओवरऑल कथक में जो है काफी चटक कलर पहने जाते हैं, ताकि वो एकदम आंखों को अच्छा लगता है, बढ़िया परफॉर्मेंस आती है, वो कुछ कुछ चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ हमारे पास है वो है क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं सोसाइटी के, महिलाओं के बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया का में जो मैरिटल रेप है, बेसिकली इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे किसी की मैरिज हो जाती है, तो मैरिज के बाद अगर हस्बैंड जबरदस्ती अपनी वाइफ की मर्जी के बिना अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। इंडिया में जो सेक्शन 375 है, बेसिकली रेप को डील करता है। आईपीसी की जो धारा है 375। तो देखिए, एग्जाम में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि जो सेक्शन 375 है हमारे आईपीसी का, वो एक्चुअली उसको क्या बताता है, बस इतना ही पूछेगा। देखिए, इस सेक्शन के अंदर जो है 6 तरह के रेप को डिफाइन किया गया है। पहला होता है आप उसकी मर्जी के बिना करते हो, कंसेंट के बिना करते हो। तीसरा होता है कि आप उसको, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपने नशा करके उसको करवा दिया, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो ये है एक्सेप्शन। आर्टिकल 375 में ये कहा गया है कि अगर किसी की वाइफ 15 साल
या उससे ज्यादा की उम्र की है, तो उस केस में फिजिकल इंटरकोर्स को आप मैरिटल रेप नहीं कह सकते। अगर वो 15 साल से कम है फिर तो वो रेप है, लेकिन वो अगर 15 साल से ज्यादा है देन वी विल नॉट कॉल इट अ रेप, चाहे वो उसकी मर्जी से हुआ हो चाहे उसकी बिना मर्जी से हो। तो बिना मर्जी की ही बात करेंगे ना, मर्जी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो बिना मर्जी के भी होता है फिर भी वो रेप नहीं है। अब इसी को लेके पूरी कंट्रोवर्सी घूम रही है। बहुत सारे ग्रुप ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इस एक्सेप्शन को हटाइए। सरकार जो है अपना पक्ष रख रही है। सरकार कह रही है कि देखिए ये वेस्टर्न वैल्यूज हैं, इंडिया में ऐसा होता नहीं है, हमारी कंट्री में तो शादी को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। वो दुनिया भर का ज्ञान सरकार दे रही है, वो तो दोनों साइड से अपना अपना ज्ञान आ रहा है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये आपको पता होना चाहिए। निर्भया केस के बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस बोलने के लिए रिकमेंड किया था। उसके अलावा एक 14 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो हमारे पैम राजपूत जी हैं, ये उसके हेड थे। इन्होंने भी उसको रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, इतना आपके हिसाब से काफ़ी है। अगर आपको जूम करना है तो यहाँ पे जाकर आप जूम कर सकते हो। दुनिया में इस समय बहुत सारी कंट्रीज में मैरिटल रेप को इलीगली डिक्लेयर किया जा चुका है। कुछ जो है 35-36 कंट्री ही रह गई हैं, जिसमें से इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है, ठीक है। जैसे इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना में अभी भी मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, सब में ये इलीगल डिक्लेयर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी खबर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बड़ी नहीं है। मिटियोराइट ALH8411E ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है देखिए, ये आपको मैं बता देता हूँ। 1984 में इंडिया अर्थ के ऊपर जो है एक मिटियोराइट गिरा था। अब मिटियोराइट क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, है ना। एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, और कौन कौन से प्लेनेट के बीच में होती है वो आप मुझे बताइए। एक तो होता है मार्स, दूसरे का चलो बता दीजिए वो कौन सा होता है, जिसके बीच में एक, जैसे मान लो ये हमारा प्लेनेट होता है, इसका पाथ होता है, ये दूसरा प्लेनेट है, ये इसका पाथ है, और ये बीच में जो है वो सॉलिड कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं। मान लो यहाँ पे ये अर्थ है, तो कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल की वजह से जो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, छोटे बड़े, छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। तो ये इसी तरह का एक मीटियोराइट 1984 में अर्थ के ऊपर आके गिरा था, ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके ऊपर इतने समय से हो रही है रिसर्च, इसकी फोटो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। तो इसके रिसर्च से ये पता लगा है कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, और ये आया कहां से था, ये आया था मार्स से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने का मतलब ये है कि अगर हम इसको लेबोरेटरी में अच्छे से रिसर्च करेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि क्या मार्स के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। देखिए साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि हो सकता है मार्स में अंडरग्राउंड, ग्राउंड पे नहीं, अंडरग्राउंड हो सकता है मार्स में फिर लाइफ हो। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हमारे जैसे इंसान होंगे सॉरी, कि हमारे जैसे इंसान होंगे। लाइफ का मतलब ये है कि हो सकता है वहां पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव कर रहे हो। अगर बैक्टीरिया भी मिल गए तो ये भी तो लाइफ ही होती है ना। तो वो थोड़ा सा यहां से एक इंडिकेशन उनको मिल सकता है, ऐसा उनका कहना है। बस और तो कुछ ज्यादा समझना नहीं है, बस इसका नाम आप याद कर लो, ALH8411I, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेयर अर्थ मेटल्स, ये डाउन टू अर्थ से टॉपिक उठाया गया है, ये दोबारा से न्यूज में है। वैसे तो न्यूज में रहता है लेकिन फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है वो आपको मैं बता देता हूं। यूएसए की कांग्रेस में एक बिल पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि यूएसए को रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करना चाहिए। अब ये रेयर अर्थ मेटल क्या होता है, देखिए रेयर अर्थ मेटल कुछ ऐसी खास मेटल्स होती हैं, एक्चुअली 17 मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिसका नाम कुछ कुछ मैंने यहां पे दिया हुआ है। ये जो मेटल्स होती है ना वो एक्चुअली जैसे आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। जैसे आपका मैग्नेट्स बनाने में काम आती हैं, मेटल अलॉयज बनाने में काम आती हैं, ग्लास पॉलिशिंग में काम आती हैं, कैटलिस्ट के काम आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती हैं, सेमीकंडक्टर में काम आती हैं, बहुत जगह काम आती हैं। इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल। देखिए रेयर वर्ड से कंफ्यूज मत होना, रेयर का मतलब ये नहीं है कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। रेयर का इनको इसीलिए बोला जाता है कि जब मतलब 1940s 1950s में, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए बहुत कम मात्रा में इसको हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे, इसीलिए इनको रेयर कहा जाता था। तो तब से इनको रेयर बोलते हैं, आज भी रेयर वर्ड का हम लोग यूज करने लगे।
लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आज के समय में दुनिया का 60 से लेकर 70% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन है और जो सप्लाई है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और रेयर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट्स पूरी दुनिया को है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय दुनिया का जो रेयर अर्थ मेटल का पूरा डिपेंडेंसी है वो लोगों की चाइना के ऊपर है। तो चाइना कभी भी अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है, और रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़रूरी होते हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। तो यूएसए में, क्योंकि अभी यूएसए और चाइना के बीच में पंगा चल रहा है, तो यूएसए की कांग्रेस में यही एक बिल पेश किया गया, उसमें कहा गया कि भैया चाइना इसको कंट्रोल ना करे, इसलिए यूएसए को कुछ ना कुछ करना चाहिए। रेयर अर्थ मेटल को चाहे प्रोड्यूस करो, चाहे इसको प्रिजर्व करो, चाहे इसको स्टोर करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपने देखना है। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 60-70% तो चाइना करता है, बाकी बचा हुआ कौन करता है? बाकी बचा हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। प्रीलिम्स के लिए बना बनाया फैक्ट वो आपसे पूछेगा। इसकी एप्लीकेशन अगर आपको जाननी है तो यहां से जान सकते हो, वैसे आपके लिए खास इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है नहीं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बताता हूं आपको, इंडिया रशिया पैसेक्स एक्सरसाइज। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता देता हूं। देखिए पैसेक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पैसेज, है ना, पैसेज, और एक होता है एक्सरसाइज, तो दोनों से मिलके बन गया है ये। पैसेज का मतलब ये होता है कोई शिप्स वगैरह जब होते हैं ना, जैसे मान लो किसी शिप को जापान से आना है, तो वो जापान से जो है चलना स्टार्ट होगा, और वो अगर वो इंडियन ओशन से गुजरता है तो इंडिया वालों के साथ वो जो एक्सरसाइज कर लेता है। इट्स जस्ट लाइक ए पैसेज एक्सरसाइज। कुछ खास यहाँ पे होता नहीं है, बस वो वेलकम वेलकम करते हैं एक दूसरे का इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसी तरह की जो पैसेज एक्सरसाइज है वो इंडिया ने की, हमारे कुछ शिप, उनके शिप जो है थोड़े से एंगेज हुए, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, आप समझ सकते हो। तो पैसेज एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ रशिया के साथ ही करता है, पैसेज एक्सरसाइज हम किसी भी कंट्री के साथ कर सकते हैं। थोड़े समय पहले हम लोगों ने यूएसए की नेवी के साथ भी किया था जब वो यहाँ से पास हो रहे थे, जापान के साथ भी हम लोग कर लेते हैं कभी कभार, बस वो थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी रशिया के साथ हम लोग और भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एक तो ये है TSCNTR 2019 में हम लोगों ने किया था। इंदिरा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ये ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज, मतलब आर्मी भी इन्वॉल्व होती है, नेवी भी और एयरफोर्स तीनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक जपैड हम लोगों ने की थी 2021 में, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी, मतलब इसमें जो है इंडिया और रशिया इन दो कंट्रीज के अलावा तीसरी कंट्री भी आ सकती है, इसे मल्टीलेटरल कहते हैं। जो दो कंट्री के बीच में होता है इसे बाइलेटरल कहते हैं, है ना, ये आपको वैसे पता ही है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अभी आपको क्या बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ये बताना है कि युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज जो है हम लोग कौन सी कंट्री के साथ करते हैं। एक और चलिए बता दीजिए, खंजर, खंजर एक्सरसाइज हम लोग कौन सी कंट्री के साथ करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक है, अगर वो बता सकते हो तो आप जो है मुझे सिम्बैक्स भी बता दीजिए, सिम्बैक्स। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट वेट करूंगा आपके कमेंट का मैं। चलिए अगली न्यूज सबको पता है, न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, कहां से आती है? तो एक वोल्केनिक इरप्शन से आती है, जो कहां पे हुआ? टोंगा के अंदर हुआ। एक बार टोंगा की आप लोकेशन आपको देख लीजिए। देखिए ये है आपका क्या, सरकम पैसिफिक रीजन। सरकम पैसिफिक रीजन को यूपीएससी में पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। दुनिया का 70% से ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक वो इसी रीजन में आते हैं, जो कि पिंक कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। शुरुआत कहाँ से होती है? ये बिल्कुल न्यूजीलैंड के साउथ से शुरुआत होती है, और ये पूरा जो है इधर इसको कवर करता हुआ, ये देखिए पूरा पैसिफिक ओशन, ये पूरा इधर से जाता हुआ जापान वाली साइड से अमेरिका वाली कोस्ट में, साउथ अमेरिका, भैया ये पूरा आपका रिंग ऑफ फायर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनो अर्थक्वेक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पाई जाती हैं ओशियानिक कन्वर्जेंस बाउंड्रीज, और जहाँ पे ये होती हैं वहाँ पे ट्रेंचेज आपको मिलती हैं। जैसे यहाँ पे कहीं बहुत सारे ट्रेंच हैं, फिलीपींस ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है, दुनिया भर के ट्रेंच, अलूशन ट्रेंच एंड ऑल दैट, और जिसकी वजह से बनते हैं बहुत सारे आइलैंड्स। तो यहाँ पे आइलैंड तो हैं ही दुनिया भर के, है ना। तो ये तो हो गई बात उसकी। अब देखिए बात करते हैं टोंगा की। तो टोंगा ये रहा, देखिए टोंगा। तो टोंगा के इस तरफ क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। टोंगा के इस तरफ क्या है? पैसिफिक प्लेट है, और ये दोनों की कन्वर्जेंस के ऊपर है। तो यहां पे हो रही है बन भैया दोनों प्लेट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि एक प्लेट जा रही है नीचे जो कि सबमर्ज कर रही है, और एक प्लेट रह रही है ऊपर। जो प्लेट सबमर्ज करती है वो नीचे जाके मेल्ट डाउन हो जाती है, और यहां से निकलता है वोल्केनोस, मैग्मा बनता है, और इस तरह से वोल्केनो बनता है, जो कि ये है टोंगा। टोंगा में एक्चुअली यही हुआ। ठीक है, तो यहां पे बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है टोंगा। ये क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंडरग्राउंड इरप्शन था।
मतलब अंडर सी इरप्शन था। तो ये कोई ऐसा आइलैंड नहीं था जिस पे लोग रह रहे थे, ठीक है। अभी ये इनहेबिटेड था भैया, जो पानी के नीचे है तो अनइनहेबिटेड तो होगा ही, है ना। बस ये आपको यहाँ पे देखना है। तो दो आइलैंड थे हमारे यहाँ पे, एक का नाम था हुंगा हापी और एक था हुंगा टोंगा। दो आइलैंड है, दोनों ही अनइनहेबिटेटेड हैं, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। अब प्लेट्स अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेजर प्लेट है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। तो 1 2 3 4 5 6 और अंटार्कटिका प्लेट, ये 7 प्लेट हमारी मेजर प्लेट होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी माइनर प्लेट भी होती हैं, जैसे स्कोशिया प्लेट, ठीक है, हमारी फिलीपींस प्लेट, यहाँ पे ये सुंडा प्लेट है, ये कैरिबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है ना, दुनिया भर की प्लेट है। तो ये देखिए एक तरफ यहाँ पे क्या है, ये है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरफ, और इस तरफ दूसरी तरफ आती है पैसिफिक प्लेट। दोनों की बाउंड्री पे पड़ता है आपका टोंगा। ये आपको बस जानना है। 2021 में तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कोहिमा वॉर सेंचुरी को लेकर, सिमेट्री को लेकर, इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जा नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली 2 बार नागालैंड जा चुका हूँ कोहिमा में, लेकिन इसको विजिट नहीं कर पाया क्योंकि संडे को होता है ये बंद, और क्लासेस वगैरह करने के बाद में संडे को ही फ्री होता था। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी जा नहीं पाया। और वैसे वीकडेज में मेरी क्लास खत्म होती थी 5 बजे, और 5 बजे भैया ये बंद हो जाता है। लेकिन अगली बार जाऊंगा तो 100% यहाँ पे विजिट करके आऊंगा, चाहे मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़े। काफ़ी फेमस है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। क्योंकि देखिए जो आज़ाद हिंद फौज थी ना, मतलब जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसके चीफ कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने जापान के साथ मिलके यहाँ पे अटैक किया था और कोहिमा को लगभग लगभग कैप्चर भी कर लिया था। 2-3 हफ्ते यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई चली आजाद हिंद फौज और जापानीज फोर्सेस के बीच में और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में। फाइनली तो खैर जापानीज फोर्सेस पीछे हट गई, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो मारे गए। तो वो जो सोल्जर्स मारे गए थे ना, उनको यहाँ पे दफनाया गया, जिसे कहा जाता है वॉर सिमेट्री। तो दुनिया में इस तरह की लगभग 6 सिमेट्रीज हैं, 6 सिमेट्रीज हैं। एक्चुअली एक 6 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये जहां पे ये सिमेट्री बनाई गई हैं और जिनको मैनेज किया जाता है। और जिनमें से जो कोहिमा वॉर सिमेट्री है, ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट वॉर सिमेट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अनयूजुअल फीचर है, क्योंकि अभी वो अनयूजुअल देखिए, सिमेट्री तो सिमेट्री होती है सर, उसमें अनयूजुअल फीचर क्या होता है, यहां पे है इस वॉर सिमेट्री के अंदर एक टेनिस कोर्ट भी है। ये अनयूजुअल फीचर है, यहां पे है एक टेनिस कोर्ट, और वैसे तो यहां पे गोल्फ कोर्स भी है छोटा सा, ठीक है। ये ऐसा कहीं और नहीं पाया जाता। बड़ी अजीब सी चीज है ना कि शमशान घाट के बीच में जो है आपके पास एक गोल्फ कोर्स है, शमशान घाट के बीच में एक टेनिस कोर्ट है, एक अजीब चीज है ना। इसीलिए तो इसको स्पेशल फीचर के लिए उसको रखा गया है कैटेगरी में। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। और दुनिया भर में ये जो कंट्रीज आपको बताई है, एक कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन होता है जो इन सभी सारी ग्रेव्स को मैनेज करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मेडन हेड, यूके के अंदर। 1917 में इसको बनाया गया था और उसके बाद लगातार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो सारी की सारी चीजें हुई, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लेसेस इन न्यूज में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है मुल्लार पेरियार डैम। हमेशा न्यूज में रहता है, हर साल 2 साल में, यहाँ से 3 साल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्टेट के एग्जाम्स वगैरह में तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये रहता है कंट्रोवर्सी के अंदर। वैसे तो साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो कंट्रोवर्सी में रहती ही हैं, लेकिन खासकर जो हमारी जैसे कावेरी रिवर है, पेरियार रिवर है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहती हैं। तो इस बार जो हमारे पास जो न्यूज में है ना, वो कौन सी रिवर है, वो है पेरियार रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है, पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसे कहा जाता है मुल्लार पेरियार डैम। एक्चुअली ये 2 रिवर से मिलके बना है। एक रिवर है, एक का नाम है पेरियार और दूसरी का नाम है मुल्लार रिवर। तो मुल्लार पेरियार इसको बोला जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों है वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। देखिए तमिलनाडु और केरला दोनों के बीच में चलती है फाइट इसको लेके, इसके वाटर को लेके। अब ये एक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केरला ने एक एप्लीकेशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है तमिलनाडु को समझाइए कि वो यहां पे ज्यादा पानी स्टोर ना करे, क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है, बहुत पुराना डैम है। ये बनाया गया था 1987 में, सोच के देखो। और 1980
5 में, और उसके बाद जो है इस पे पूरा काम शुरू हुआ। और देखिए इसका कंट्रोवर्सी पता क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि ये डैम एक्चुअली केरला में पड़ता है, लेकिन इसको मैनेज करता है तमिलनाडु। तो और यहाँ पे ये जो डैम बनाया गया है ना, मान लो ये डैम बनाया गया है और यहाँ से तमिलनाडु के इस एरिया में वाटर सप्लाई होता है, क्योंकि ये एरिया जो है काफी एग्रीकल्चर बेस्ड है। और वैसे ये काफी ड्राई एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून तो बारिश करती नहीं, क्योंकि ये रेन शेडो जोन में आता है। तो उसको रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए 90s 80s में यहाँ पे डैम बनाया गया था। कितनी साल ज्यादा पुरानी बात हो गई है, सोच के देखिए भी 2021 चल रहा है और ये 19 जो है 82 की बात है, बहुत साल हो गए ना। तो ये जो ब्रिज है ना, अभी डैम जो है वो हो गया है कमजोर, वो कमजोर हो गया है। और इसीलिए केरला बार बार डिमांड कर रहा है कि भैया ये डैम कभी भी टूट सकता है, और सपोज करिए डैम बाई चांस टूट गया और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा? लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। सिर्फ मारे ही नहीं जा सकते, यहाँ की जो सिटीज हैं, जो गांव हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। तो इस डैम की स्ट्रेंथ को लेके बहुत सवाल उठते हैं। आईआईटी कानपुर ने, इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी थोड़े समय पहले कहा था कि ये डैम बहुत पुराना है, इसको तोड़ देना चाहिए। केरला यही डिमांड कर रहा है कि इस डैम को तोड़ के यहाँ पे एक दूसरा डैम बनाया जाए। अब आप सोच के देखिए, अगर दूसरा डैम बनेगा तो क्या उसको तमिलनाडु मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए भी ये डिमांड चल रही है। तो तमिलनाडु कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डैम जो है पूरी तरह से मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है, वो भी इसके ऊपर नजर रखती है। तो ये कुछ कुछ बातें यहाँ पे चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको पेरियार डैम के बारे में पता होना चाहिए। यहीं पे पेरियार टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, और ये मेसनरी डैम है, मतलब नेचुरल डैम नहीं है, इसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है ईंटों पत्थरों के द्वारा। ठीक है। और कहां पे है? वेस्टर्न घाट में जो है थिक्काड़ी, कार्डेमम हिल्स के अंदर थिक्काड़ी पड़ता है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। और इस डैम के पीछे, मतलब मेल्लार पेरियार डैम के पीछे जो रेजर्वोयर है उसे बोलता जाता है पेरियार थिक्काड़ी रेजर्वोयर। कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। बाकी की कहानी मैंने आपको बता ही दी है। 100 साल से पुराना ये एक डैम है, जिसकी सुरक्षा को लेके, वीकनेस को लेके बहुत सवाल उठाए जाते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं, इतने से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रिलोकेट कैपिटल। देखिए थोड़ा आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। अब जकार्ता की एक खास चीज ये है कि जकार्ता में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरी बात, जकार्ता का जो अंडरग्राउंड वाटर है भैया वो बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। उसके अंदर घुस गया है समंदर का पानी, मतलब सी वाटर, जो सोल्ट वाटर है वो घुस गया है, तो पानी की क्वालिटी बहुत खत्म हो गई है। इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे, ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो जकार्ता जो है इस समय पूरी तरह से प्रॉब्लम में है। तो इंडोनेशिया की सरकार ने सोचा क्यों ना हम जकार्ता को, और वैसे भी क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम वो तो सारी की सारी चीजें हैं ही, जकार्ता एक्चुअली सबमर्ज कर रहा है समंदर के अंदर धीरे धीरे करके। तो आने वाले 10-20-50 साल में तो पूरा ये डूब ही जाने वाला है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता से चेंज करके उसको कहीं और शिफ्ट कर दे। तो यहां पे उसको शिफ्ट करने की बात चल रही है, उसी के बारे में थोड़ी सी न्यूज है। और वो जो नई कैपिटल होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होने वाला है नुसांतारा। नुसांतारा, ये बस आपको ये नाम याद रखना है, इंडोनेशिया वर्ड याद रखना है, और इसकी कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। तो आने वाले समय में कहाँ बनेगा वो? नुसांतारा। ये जो बोर्नियो आपको नजर आ रहा है, बोर्नियो, इस आइलैंड के ऊपर बनेगा। ये तो देखें मलेशिया है, इसको छोड़ दीजिए, वो अलग कंट्री है। बोर्नियो एक जो है आइलैंड है। बहुत सारे आइलैंड है यार यहाँ पे, मतलब कई सौ आइलैंड है छोटे छोटे, है ना। जावा है, जो बड़े बड़े हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, जो बड़े बड़े हैं। जावा है, सुमात्रा है, जकार्ता है, बोर्नियो है, सुलावेसी है, ये 4-5 वहाँ पे सबसे बड़े बड़े वाले हैं। बाकी तो यहाँ पे और कुछ है नहीं, इतना ही करने का था। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीक या अगले वीक से पहले आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, 5वां पार्ट, 6ठा पार्ट। कंटेंट मेरे पास बना पड़ा है, थोड़ी समय की मुझे कमी रहती है क्योंकि इस समय मैं मुंबई में हूँ, सुबह से शाम क्लासेस चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, इतना सारा काम रहता है। लेकिन चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे आपके लिए बीच में टाइम निकालने का। लेकिन हम आपके लिए एफर्ट तो ले ही रहे हैं, आपको भी एफर्ट लेना है, और आपको सिर्फ छोटा सा एफर्ट लेना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर सकते हो ग्रुप से,
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी टेस्ट सीरीज का तो मैं आपको बता ही दिया है। टेस्ट सीरीज भी अगर आपको ज्वाइन करनी है, डॉक्यूमेंट में भी कहीं ना कहीं आपको लिंक दे दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।